आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात यूएन में पीएम मोदी के संबोधन की। तो आज विश्व मंच से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान को उसकी बखिया उघेड़ कर रख दी। साथ ही पूरी दुनिया को भारत की ताकत भी समझाया। पूरी रिपोर्ट देखिए फिर खबर समझिए। पीएम इमरान का तोड़ा गुमान। जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। विश्व मंच पर पाकिस्तान बेनकाब। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। बिना नाम लिए चीन पर निशाना। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। यूएन में पाक की मिट्टी पलीत। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। न चीन का नाम लिया, न ही पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन जुबानी तीर ऐसे चलाए कि यूएन के महावीर बन गए। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पीएम मोदी ने धाड़ लगाई तो वहां मौजूद सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने कई बार तालियां बजाई। भारत के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के बहाने पाकिस्तान के मंसूबों को जग जाहिर कर दिया। विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी से पहले अपनी बारी के दौरान इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच से भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला। भारत के खिलाफ झूठ की बौछार कर दी, भारत को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। तो सुनिए भारत की बेटी ने कैसे अपने करारे जवाब से पाकिस्तान को जलील किया। Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing and arming terrorists as a matter of state policy. वो कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जलवायु परिवर्तन, इस्लामोफोबिया और कोविड-19 सहित कई मुद्दों पर बात की थी, लेकिन आकर अटक गए कश्मीर मुद्दे पर। और सुनिए क्या कहा। Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute. The onus remains on India to create a conducive environment for meaningful and result-oriented engagement with Pakistan. सुना आपने, अगर जुबान इतनी जहरीली होगी तो जवाब भी तो सटीक ही मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की हवा और हालत दोनों खराब कर दी और बता दिया कि अखंड कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. दुनिया के इस सबसे बड़े मंच पर दिए गए इमरान के भाषण को सुनकर पूरे भारत का खून खौल उठा और जवाब सुनकर पूरे पाकिस्तान का खून सूख गया। जिस कश्मीर की वो तमन्ना करता है वही उसके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ा। भारत ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को अपने भीतर झांकने की नसीहत दी और पूरी दुनिया को जता दिया कि उस मुल्क का भरोसा न करे, जहां आतंक की वजह से क्रिकेट खेलने आई टीम खौफ में मैदान छोड़ जा रही है, जहां जबरन मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहां गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, जहां से अल्पसंख्यकों पर हर दिन अत्याचार की खबरें आ रही हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो यूएन के मंच से पीएम मोदी ने तकरीबन 32 मिनट तक संबोधित किया। 32 मिनट में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन को आईना दिखा दिया, दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएम ने दुनिया को आतंकवाद के खतरे से आगाह किया। नाम लिए बिना चीन की विस्तारवादी नीति को पीएम ने निशाने पर लिया। चाणक्य का नाम लेकर भारत की कूटनीतिक ताकत भी उन्होंने बताई और साथ ही चाय बेचने वाले की चर्चा कर मजबूत लोकतंत्र का मतलब समझा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ताकत भी दुनिया को बताई। पीएम ने साफ कहा कि भारत का विकास दुनिया का विकास है। पीएम ने कहा कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। मतलब यह कि भारत मौजूदा हालात में विकास का मजबूत रास्ता है। पीएम ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने का न्योता दिया और आपको बताएं कि दौरे के पहले पीएम ने 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की थी और 5 कंपनियां दुनिया की लीडर कंपनियां मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे, जिसके लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह 10 नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में नक्सलवाद को लेकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ ही सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नक्सल समस्या के साथ साथ नक्सली इलाकों में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं, इस पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। और बिहार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के 10 जिले ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित है और इन इलाकों में क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ बिहार सरकार चाहती है नक्सल समस्या से निपटने के लिए। नक्सल इलाकों में जो विकास के कार्य हैं उसमें लेकर क्या कुछ समस्या है, उन तमाम मुद्दों पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल चर्चा करेंगे और देश के 10 राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दरअसल पहले बिहार में 16 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 10 है। जमुई, गया, लखीसराय, औरंगाबाद ज्यादा प्रभावित जिले हैं। सीएम नीतीश कुमार 10 जिलों के हालात की जानकारी देंगे। गृह मंत्री अमित शाह को सीएम नीतीश कुमार 10 जिलों के हालात की पूरी जानकारी देंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बिहार राज्य के लिए भी है और भी राज्यों के लिए है। अब उसमें जो हथियारबंद नक्सल्स हैं उनके खिलाफ तो छापामारी करना, लेकिन हार्डकोर नक्सलवादी पकड़े नहीं जाते। वो इस राज्य से उस राज्य, उस राज्य से उस राज्य वो मूव करते हैं। तो आपस में कैसे इंटेलिजेंस का एक्सचेंज हो राज्यों के बीच, उनके डीजी पुलिस के बीच, तो वो ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मकसद है नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। रविवार को होने वाली बैठक में अब आगे की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो दरअसल नक्सलियों का नेटवर्क पहले के मुकाबले बड़ा हो चुका है और एक राज्य में हिंसा के बाद नक्सली दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। पड़ोसी देशों तक नक्सलियों का एक बड़ा सा नेटवर्क फैल चुका है। लिहाजा नक्सल प्रभावित राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नक्सली विकास में बाधक होते हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे अभियान की वजह से बिहार में नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। बिहार में नक्सलियों का इलाका भी घटा है। 29 जुलाई को बिहार के 6 जिलों को गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया था और अभी भी 10 जिलों में नक्सलियों का खौफ कायम है। तो लिहाजा सीएम नीतीश कुमार नई चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार से मांग कर सकते हैं। बुनियादी ढांचे की मजबूती के साथ आधुनिक हथियार पर चर्चा संभव है, क्योंकि बगैर सामाजिक आर्थिक विकास के नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अब सहकार से समृद्धि की बात करेंगे तो देश भर के सहकारी समितियों के दिग्गज आज दिल्ली में आयोजित सहकारी सम्मेलन में जुटे और इस सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया।
भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन को केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने न सिर्फ सहकारिता के महत्व की चर्चा की, बल्कि इसको आगे बढ़ाने का मंत्र भी दिया। मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की। संकल्प शक्ति, साफ नियत, परिश्रम और संघ भाव से काम करना, ये 4 मूल सिद्धांत है। अगर हम सब अपना कोऑपरेटिव के अंदर इसको लेटर एंड स्पिरिट में पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है हमारे आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिलेगी। दिल्ली में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा भी अमित शाह ने की और कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सहकारिता अहम योगदान देगा। और ये आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। बता दें, सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को रखकर बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का ये पहला सम्मेलन है, जहां देश के सभी प्रमुख सहकारी समितियों के प्रतिनिधि दिल्ली में एक ही मंच पर आए और सहकारिता पर अपने अनुभव साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो 3 महीने पहले पीएम ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सहकारिता मंत्रालय बनाया। सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई। सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय का मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास को पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करना। अगर गांव बढ़ेगा तो देश अपने आप बढ़ जाएगा। और सहकारिता के तहत लोग मिलकर संस्थाएं बनाते हैं, साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं। इसमें बैंकिंग, खेती, चीनी मिल, डेयरी फार्मिंग, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिलजुल कर काम होता है। देश में फिलहाल करीब 1,94,195 कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटी और 330 शुगर मिल एसोसिएशन हैं। इसके अलावा हर राज्य में कई सहकारी बैंक भी हैं। और इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है अमूल ब्रांड, जिसका जिक्र अमित शाह ने आज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात कोरोना को देखते हुए थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। बिहार में कोरोना के मामले भले ही कम आ रहे हों, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। जिन राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं, वहां से बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। महाराष्ट्र और केरल से बिहार आ रहे यात्रियों पर विशेष नजर रहेगी। यह नियम सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आने वालों पर भी लागू होगा। राज्य सरकार का नया नियम 26 सितंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। खबर समझना होगा कि सरकार ने फैसला आखिर क्यों लिया। दरअसल आने वाले दिनों में कई त्योहार हैं। त्योहार के दिनों में लोगों की जो आवाजाही है वो बढ़ जाती है। बाहर से आने वाले लोगों से संक्रमण का खतरा है। महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण अभी ज्यादा है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट लानी होगी। कल ही सीएम ने आने वाले लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया था। त्योहारों के दौरान जुलूस, भीड़ को कंट्रोल करने को कहा है मुख्यमंत्री ने। और बिहार में पिछले कई दिनों से ना के बराबर केस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी एहतियात जरूरी है, नहीं तो संक्रमण के फैलने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील हो रही है। यात्रा के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है ताकि कोरोना को कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर जो रिपोर्ट दिखाए जा रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है।
बिहार में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और दूसरे डोज लेने वालों की संख्या भी करीब 1,40,00,000 के पास पहुंच चुकी है। लेकिन इस बीच पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के दौरान कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट जमा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पटना जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है कि पटना एयरपोर्ट पर कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट जमा कराई जा रही है। अमृतसर के युवक ने पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा के दौरान जो कोरोना जांच रिपोर्ट सौंपी है वह अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। मजे की बात है कि जांच के लिए जो नमूना उसने दिया था वो उसके पटना रहते दिल्ली में लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा के लिए जब किसी यात्री के पास जांच रिपोर्ट नहीं होती है तो उसे 1500 से 2000 रुपए में फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी जा रही है, वो भी 20 मिनट के अंदर। तो जो लोग गलत रिपोर्ट का सहारा लेते हैं वो अपना और दूसरे की जान से खिलवाड़ करते हैं। बचाव के लिए एयरपोर्ट पर जांच रिपोर्ट जरूरी है और कोई भी गाइडलाइंस हमारे और फिर आपकी सुरक्षा के लिए है। गलत रिपोर्ट दिखाने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और यात्रा करने के लिए जान से खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। झूठी रिपोर्ट देकर यात्री देश को धोखा दे रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो इलाज कराएं, ना कि संक्रमण फैलाएं। खुद बचना और लोगों को बचाना सबकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। पहचान बदलने की शुरुआत एक छोटे से प्रयास से शुरू होती है। आगे चलकर यही प्रयास एक बड़े कारवां में बदल जाता है। खूंटी के केलो गांव की 7 महिलाएं आज अपने हुनर से खुद की पहचान बनाकर आत्मनिर्भर बनने में जुटी हैं। खूंटी से ये रिपोर्ट देखिए। खिलौने, घर के सजावट के सामान, लैंप, गुल्लक, श्रृंगार बॉक्स और भी बहुत कुछ। खूंटी के रनिया की महिलाओं का हुनर बांस से बने इन सामानों में साफ देखा जा सकता है। केलो गांव की 7 महिलाएं बांस के अलग अलग सामान बनाकर न सिर्फ सुर्खियां बटोर रही हैं, बल्कि इससे उनका घर भी चल रहा है। गुलदस्ता सभी कुछ बनाते हैं। बाहर ट्रेनिंग भी देने जाते हैं हम लोग जी। दीदी लोग को भी सिखाए हैं और कर रहे हैं। अभी गांव की कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इस काम से? 7 महिलाएं, 2 जेंट्स हैं। पति मजदूरी करेला इसलिए मोहिनी तनी मेरा दीदी से सीख लो और काम करत हो और एखन चलत है घर। मीरा देवी ने 3 साल पहले इस काम की शुरुआत की थी और आज 7 महिलाओं का समूह स्वावलंबन की एक बड़ी कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। बांस के इन सामानों से महिलाओं को हर महीने 5 से 6 हजार की आमदनी हो जाती है, लेकिन आमदनी का ये सिलसिला हर महीने मुमकिन नहीं हो पाता क्योंकि बाजार उपलब्ध नहीं होने की वजह से सामानों को बिकने में काफी परेशानी आती है। बहुत मेहनत होता है और पैसा भी अच्छा से बिक्री नहीं हो रहा है। जी जी। तो एक गुलदस्ता बनाने में कितना समय लगता है? लगता है एक दिन भर में एगो बन जाता है। मीरा देवी के साथ काम करने वाली महिलाएं उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब उनके बनाए सामानों की बिक्री के लिए राज्य सरकार एक बाजार मुहैया कराएगी, जहां इन सामानों की कीमत महिलाओं की मेहनत के मुताबिक मिल सकेगी। तारीफ मिलती है लेकिन कमाई उतनी नहीं हो पाती जितने की मेहनत लगती है। महिलाओं को इंतजार है कि जिस तरीके से तारीफ मिलती है थोक के भाव में, कम से कम पूंजी भी उसी तरह से इनका रोटेट हो और साथ में इन तमाम सामानों को एक बाजार मिले। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।